सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग बस्ती का चर्चा कर रहे थे, तो आज 11वां वाला पार्ट है। बस्ती को पढ़ाने में भले 1 साल लग जाए, लेकिन हम लोग बस्ती को पढ़ेंगे। अभी तो मैं थेरोटिकल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम लोग इसको क्लिनिकली वर्कशॉप करके वो भी चर्चा करने वाले हैं। और अलग अलग द्रव्यों को हम किस तरह से बस्ती द्रव्य बना के और हम बस्ती दे और क्या रिजल्ट आता है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। और पेशेंट लोग का हम यहाँ दिखाएंगे भी कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। प्रैक्टिकल भी हम लोग बात करेंगे अभी, लेकिन थ्योरेटिकल थोड़ा अच्छा से समझ हो जाए। तो बस्ती द्वारा प्रायः साध्यानम रोगाणाम सूचनम, मतलब बस्ती से कौन से रोगों को हम ठीक कर सकते हैं उसकी सूचना यहाँ दी गई है। और जो भी है ये आप्त वचन है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो क्या बताया है कि ज्वर अतिसार तिमिर प्रतिशाय शिरोरोगा अधिमंत अर्दित आक्षेपक पक्षाघाते एकांगवात एकांग सर्वांग रोग आधमान आधमान उदरयो निशूल शर्कराशूल वृद्धियो उपदंश अनाह मूत्रकृच्छ गुल्म वात शोणित। और यहाँ पे एक और बताया, ज्वरादिशु चा विशेषो चावस्था विशेषो बस्तर विषय स च शास्त्रादेव ज्ञेय। डल्हन जी ऐसे बोल रहे हैं कि ज्वर में हर पेशेंट को ज्वर में नहीं देना है बस्ती, अवस्था विशेष दे के ही देना है। जैसे कि जीर्ण ज्वर की अवस्था रहती है, तरुण ज्वर में कभी भी नहीं देना है, और निरामावस्था निराम ज्वर में ही देना है ऐसा। वो तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दलहनाचार्य जी ने इसको ध्यान से देने के लिए बोला है, अवस्था को देख के। और शोणितवात मूत्र पुरुष उदावर्त शुक्रार्तव स्तन्य नाश, फिर हृद रोग मनु हनु मन्याग्रह शर्करा अश्मि मूढ़गर्भ प्रभृतिषु चात्यर्थमुपयुज्यते। मतलब, और वो भी सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 35/5 में बता रहे हैं सुश्रुताचार्य जी कि ज्वर में हम लोग दे सकते हैं अवस्था देख के। अतिसार में, जैसे कि रक्तातिसार हो रहा है तो पिच्छा बस्ती दे सकते हैं। तिमिर रोग है, शिरो रोग है, अधिमंत है, अर्धित है, आक्षेपक पक्षाघात एकांग रोग सर्वांग रोग आधमान उदर योनिशूल शर्कराशूल वृद्धि रोग जो हर्निया होता है उसमें, उपदंश अनाह मूत्रकृच्छ गुल्म वातरक्त वात मूत्र मल उदावर्त शुक्र नाश आर्तव नाश स्तन्य नाश हृदग्रह मन्याग्रह अनुग्रह शर्करा अश्मरी मूढ़गर्भ, इन रोगों में विशेष रूप से बस्ती प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में क्या बताया, सुखत सुखत्वादेव च बस्ते बाल वृद्ध कृश स्थूल शीर्ण धात्वेन्द्रियेषु स्त्रीषु अनिलोपसर्गात् प्रजासु कृच प्रजासु चोपदिश्यते तथा अग्निबल वर्ण मेधा स्वर्यायु सुखप्रदो वय स्थापना पंगु रुग्ण भग्न स्तब्ध संकुचिता नीलाधमान शुला अरोचका दवर्त परिकर्तिका दिशु हित इति। मतलब, जब हम बस्ती दे रहे हैं तो सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है। जैसे वमन हम कराते हैं तो तकलीफ होती है, विरेचन कराते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन बस्ती देने के बाद तकलीफ नहीं होती। तो ये सुख पूर्वक सेवन योग्य है बस्ती। तो हम इसको बच्चों को, बाल को, बूढ़े को, कृष को, स्थूल को, क्षीण धातुएंद्रिय है
धातु बहुत क्षीण हो गए, इंद्रियों की दुर्बलता है, और स्त्री का सेवन बहुत ज्यादा स्त्रियों को दे सकते हैं। वायु का अनिल उपसर्गात प्रजासु, वायु की वजह से अगर संतान नहीं हो रही है स्त्रियों को, उनको हम दे सकते हैं। या कृच प्रजासु, मतलब उनमें अगर कठिनाई से बच्चे हो रहे या नहीं हो रहे। तथा अग्नि बल वर्ण मेधा स्वर आयु, या अग्नि को बढ़ाता है, बल को, वर्ण को, मेधा को, स्वर को, आयु को बढ़ाता है, सुखप्रद रहता है, वय स्थापन रहता है, पंगु रुग्ण को, भग्न रोगियों को, स्तब्धता, बहुत स्टिफनेस आ गई है, और संकुचित बात है, वायु की वजह से संकोच हो गया है कहीं पर मसल्स में, या फिर वायु के वजह से आदमान है, शूल है, अरोचक है, उदावर्त है, परिकर्तिका है, इन सब में हितकारी है। इसी तरह से अयम बस्ती सुखात्वदेशु त्वादवेव बालादिषु वातोपसृष्ट देहत्वा प्रजासु स्त्रीषु चोपदिश्यते तथा अज्ञादि प्रदः वयसो यौवनस स्थापनः पंगवादिषु हिता पथ्यश्च। तो ये बस्ती जो है सुखपूर्वक सेवन योग्य है, और वायु की वजह से जो भी शरीर को नुकसान हुआ है, शरीर को तकलीफ हो रही है, और जिन को मतलब अच्छे स्त्रियों को अच्छे से प्रजा नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, उनके लिए, और अग्नि आदि प्रद है, वय को बढ़ाती है, यौवनावस्था को स्थापित रखती है, पंगु आदि के लिए हितकारी है। ऐसा इंदु जी जो अष्टांग संग्रह के टीकाकार उन्होंने बताया। हिंदी में क्या बोला है, आचार्य वाग्भट के अनुसार सुखपूर्वक सेवन योग्य होने के कारण बस्ती बाल, वृद्ध, कृश, स्थूल, क्षीण धातु, क्षीण इंद्रिय वाले पुरुषों में एवं वात पीड़ित होने के कारण जिन स्त्रियों में संतान नहीं होती है, उनमें उपयोगी है। इसी प्रकार अग्नि बल वर्ण मेधा स्वर आयु और सुख कारक है। अब मेधा भी बढ़ाती है। अगर हमने मेध द्रव्यों का दिया, जिसकी आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है, या तुतला रहे, हकला रहे, मिनमिना रहे, तो उनका स्वर को भी अच्छा करती है, वर्ण को भी अच्छा करती है, वय को स्थापित करती है। पंगुता है, भग्न है, स्तंभ है, संकुचित वायु है, आदमान है, शूल है, अरोचक है, उदावर्त है, परिकर्तिका है, इन सब में बहुत लाभकारी है। एक 2004 में मेरे पास एक बच्चा आता था, उसको कुछ डिफॉर्मिटी थी कि मसल्स पूरे सूख गए थे, पूरा शरीर अच्छा था, लेकिन पैर के जो मसल्स है ना, काफ मसल्स बहुत सूखे हुए थे। तो उसको मैंने बस्ती दिया, तो बस्ती देने से धीरे धीरे वो अच्छा उसका ये होने लगा, मसल्स उसमें पावर आने लगी, और फिर वो बच्चा पूरा ठीक हो गया। एलोपैथी ने कहा कि हम सर्जरी करेंगे लेकिन मसल्स गेन नहीं कर सकते। उसका बच्चा मतलब बच्चे, छोटा बच्चा था 5-6 साल का, खड़ा नहीं हो पाता था अपने पैरों पे, और मतलब वो मसल्स बहुत ऐसे सूखे हुए थे, एट्रोफिक चेंजेस थे उसके पैरों में। तो वो उसमें भी मैंने बस्ती दिया, तो और वो भी मैंने चंदन वाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दिया कंटिन्यू। तो सच में उसमें फायदा हो गया, और वो बच्चा चलने फिरने लगा सब अच्छा। इसी तरह से और क्या बता रहे हैं, तेन साधियत गुलमानः कुडप्लिह शुद्धातिसार शूलिना जीर्ण जोर प्रतिशय प्रतिशय शुक्ता नील मलग्रहान वर्धमाश्मी रजो नाशान दारुणाचान नीलामयान। मतलब वही वही चीजें बता रहे हैं कि बालकों और वृद्धों में विशेष रूप से मृदु बस्ती देनी चाहिए। तीक्ष्ण बस्ती का प्रयोग करने पर बल और जीवन का ह्रास हो सकता है। वही वही चीजें हैं ज्यादातर, वही है कि गुल्म में आना हमें, खुडवात में, प्लीहा रोग में, शुद्ध अतिसार, स्थूल रोग है, जीर्ण जोर है, प्रतिशाय है, मल रुका हुआ है, वायु रुका हुआ है, वर्धम रोग है, मतलब हाइड्रोसिल जैसे है, वृद्धि रोग है, अश्मरी है, रजोनाश, एमेनोरिया है। तो उन सब में फायदा होता है। आप लोग को हमारे यहाँ प्रीति जुकैरिया मैडम आती है, उनके पास एक पेशेंट आती थी, तो वो पीसीओडी की पेशेंट थी, उसको मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे थे। तो प्रीति मैडम ने और दवाइयों को दिया, लेकिन उससे भी ठीक नहीं हो रहा था, 2-2 ढाई-ढाई महीने तक मेंसेस नहीं आ रहे थे, रजोनाश ऐसा सिम्टम था। तो मैडम ने शत पुष्पादि तेल का मात्रा बस्ती दिया, तब उसके रेगुलर हो गए मेंसेस। ऐसा उन्होंने क्लिनिकल संभाषण में बताया था। इसी तरह से और भी हम लोग देखेंगे, वंगसेन का भी इसमें है। इसमें प्रक्षेप द्रव्यों के बारे में बता रहे हैं। बस्ती में प्रक्षेप द्रव्य जैसे अम्ल द्रव्य, कांजी, गोमूत्र, दूध, सुराक्वात, इन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। पर जो द्रव्य धातुओं के विरोधी ना हो, अर्थात वातज दोष वर्धक ना हो, उन्हीं द्रव्यों की बस्ती में प्रयोग करना चाहिए। जल रस का कारण होता है, अतः प्रत्येक बस्ती में सुपोष्ण जल मिलाना चाहिए। ऐसा चक्रपाणी जी ने अपना कुछ मत दिया है। और क्यों दिया है वो भी देखिए, इन्होंने चूर्ण बस्ती बताया। चक्रपाणी का जो है यहाँ पे, थोड़ा सा एक लाइन देखिए, नहीं तो हम पूरा शुरू से पढ़ लेते हैं।
वंग से क्या बोलते हैं, सुश्रुत चिकित्सा स्थान में क्या बता रहे हैं वो देखते हैं। तो बोल रहे हैं, तत्र उन्माद भय शोक पिपासा अरोचक जीर्णाशय जीर्णार्शः पांडुरोग भ्रम मद मूर्छा छर्दी कुष्ठ मेहोदर स्थौल्य श्वास कास कंठ शोष शोक उपसृष्ट शत क्षीण चतुस्त्री मास गर्भिणी दुर्बल अग्न्य सहा बाल वृद्धो च वात रोगा हृदय क्षीणा नानुवास्या नान स्थाप्यतव्या। मतलब किनको अनुवासन नहीं देना चाहिए और किनको आस्थापन बस्ती नहीं देना चाहिए। तो उन्माद के पेशेंट हैं, मतलब पागलपन के पेशेंट हैं, अगर पित्तज उन्माद के पेशेंट है, आपने बस्ती दिया तो आपको इंजुरी करेंगे, खुद को भी इंजुरी करेंगे। जो भयग्रस्त हैं, शोक में है, पिपासा प्यास लगी है, उनको बस्ती नहीं देना है। अरोचक है, अजीर्ण हो गया है, अर्श व्याधि है, पाइल्स बहुत है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, ब्लीडिंग है या फिर सूखा हुआ, उनको बस्ती मतलब ऐसे इजिली ना दे, उनमें अगर अवस्था है तब दे। पांडु रोगी को ना दे, पांडु रोग में देंगे तो और अग्निबंध करेगा, रक्त का क्षय करेगा। और भ्रम रोग में, मद में, मूर्छा में नहीं देना है। जो कोमा में है उनको नहीं देना है, शराब पिया हुआ है, मद में है, उनको नहीं देना है। छर्दी रोग है, कुष्ठ रोग है, कुष्ठ में भी अवस्था देखनी है। और हम क्या दे रहे, तेल का दे रहे तो और बढ़ ना जाए। कुष्ठग्नगण का तेल का दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं देते। मेह रोग है, उसमें बहुत ज्यादा अभिसंधित्व है, बहुत ज्यादा क्लेद है, पानी है शरीर में, उनको ना दे। उदर रोगी में पेट में पानी है, उदर रोगी जलोदर है, उनको ना दे। स्थौल्य रोगियों में भी लेखन बस्ती दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम उनको बस्ती ऐसे ही कोई भी द्रव्य का ना दे। श्वास कास रोगियों को ना दे। अगर अवस्था देख रहे हैं मात्रा बस्ती दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ना दे कि उनका श्वास कास और बढ़ जाए। कंठ शोष है, शोफ है, शोफ में देंगे और आस्थापन बस्ती देंगे तो शोफ और बढ़ सकता है। शत क्षीण में ब्रीहण करना है हमें, शत क्षीण में डायरेक्ट बस्ती देके कोई भी मतलब निरू वगैरह देंगे तो उनको और वायु का प्रकोप होगा। और 4 मास की गर्भिणी जो है उनको नहीं देना है चतुर्थ मास में, क्योंकि उसमें हृदय जो रहता है उसका उत्पत्ति होना शुरू होता है, तो उसमें चतुर्थ मास में नहीं देना है गर्भिणी को। चतुर्थ त्रिमास गर्भिणी, फोर्थ और ट्री महीने में नहीं देना है, ऐसा सुश्रुत संहिता में बोला है। और दुर्बल अग्नि है उनको नहीं देना है। और असह्य, जिनको बस्ती सहन नहीं हो रही है उनको नहीं देना है। बाल और वृद्धों को नहीं देना है। वात रोग से क्षीण हो गए, उनको ना अनुवासन देना है ना आस्थापन देना है। वंग सेन में क्या बताया, अब सब लोग डॉक्टर है, अपना अपना मत लिख रहे हैं संस्कृत में। जो संस्कृत में लिख रहे हैं तो वो बहुत विद्वान लोग थे, उन्होंने अपने अनुभव यहाँ पे लिखे। तो भय वाले को, उन्माद वाले को, तृषा रोग, अजीर्ण अरुचि प्रमेहना, प्यास लगी हुई है, शोष रोगी है, अजीर्ण है, अरुचि है, प्रमेह रोगी है, मूर्छा है, कुष्ठ है, उदर है, स्थौल्यता है, काश्वास, क्षय रोगी है, शोष भ्रम मद छर्दी युता बस्ती असाह बल्या, मतलब बस्ती को सहन नहीं कर पा रहे, और उनको नहीं देना है। नास्थाप्या नानुवास्याश्च वात रोगा हृदय नरा, वात रोग वालों को के अलावा जो रोगी है उनको नहीं देना है। उसी तरह से फिर टीकाकार क्या बोलते हैं, तत्र इत्यादि। अब उनमें भी क्या बता रहे हैं, तत्र इत्यादि कौन कौन से हैं, तो भ्रम। अब ये बता रहे हैं कि क्यों नहीं देना है। तो ये बोल रहे हैं कि ब्रह्म चक्रारूढ़ा से वो भ्रमणम, भ्रम जो होता है चक्कर आना, तो ऐसा लगता है कि जैसे चक्र घूम रहे हैं, चक्र पे आरूढ़ हो गए हैं तो गोल गोल घूम रहे हैं। आप लोगों ने ऐसा झूला देखा होगा सर्कस में, कि उस पे चढ़ने के बाद हमको भी ऐसे घूमने जैसा फील होता है। चक्र पे आरूढ़ होने के बाद भ्रमणम, ऐसा भ्रम होता है। या फिर मधा पुग फले न मतता, जो लोग सुपारी खाते हैं, पुग फल मतलब सुपारी, तो खाने के बाद जैसे नशा चढ़ता है, उन लोगों को हमें बस्ती नहीं देना है। मूर्छा चेतनाच्युति, मूर्छा मतलब चेतनाच्युत हो गए, कोमा में है, मूर्छित हो गए। उपसृष्ट शब्द उन्माद आदि भी शोफांते संबंधनीय, उपसृष्ट शब्द से उन्माद आदि का बोला है शोफ, ये सबके साथ संबंध रहता है। शतः शतो उरस का शीणा कृषा, शत मतलब उर शत हुआ है, अला इंटरनल इंजरी है लंग्स में, छाती में, चेस्ट में। और शीण मतलब कृष हो गया है। चतुर्मास चतुस्त्री मास गर्भिणी इति सप्तमासम यावत गर्भिणी, चौथे तीसरे मास की गर्भिणी हो और 7वें मास की गर्भिणी हो, इनको नहीं देना है। तथा जब आगबटा मासन सप्त च गर्भिणी, मासों में 7वें महीने की गर्भिणी को नहीं देना है, ऐसा उन लोगों का मत है, क्योंकि उसमें अबॉर्शन होने के, मिस कैरेज होने के चांस है, प्री मैच्योर बेबी होने के चांस है, उनको ना दे।
वाग्भट सूत्र अध्याय 19 में बोल रहे हैं। वात रोगा हृदय क्षीणा इति क्षीण शब्दस्य पुनरुत्पादनादति कृशा वात रोग विना क्षीणा नानुवस्य इति। वात रोग के बिना और जो क्षीण हो गए, क्षीण शब्द में बहुत ज्यादा उपादान कारण से अतिकृश हो गए और बिना वात रोग के क्षीण हो गए, उनको अनुवासन भी नहीं देना है। उन्मादादिषु सामान्य बस्ती निषेध अत्राभिहिता। उन्माद आदि में सामान्य रूप से बस्ती का निषेध किया गया है। केचित तु केशांचित प्रति प्रसव अपवाद रूपेण आहुः। मतलब किसी किसी का मत है कि प्रति प्रसव जब हो जाता है अपवाद रूप में, उसमें भी नहीं देना है। तत्र उन्माद अपस्मार भ्रम मद मूर्छासु। उस वजह से उन्माद में अपस्मार में नहीं देना है। भ्रम रोग मद मूर्छा में, संज्ञा नाश में, संज्ञा नाश अपगमे शुद्ध आतुरस्य अनुबंधोपचारण बरस दिया। संज्ञा नाश में, लेकिन जब वो शुद्ध अतुर हो गया, मतलब उसको संज्ञा आ गई है, तो अनुबंध के हिसाब से बस्ती दे सकते हैं। कुष्ठी नाम अर्षणाम च मूढ़ वाता नाम। कुष्ठ रोगियों को, अर्श रोगियों को, मूढ़ वायु वालों को, इन सबको नहीं देना है। जहां पे बस्ती से तकलीफ बढ़ जाए उन लोगों को नहीं देना है। एक मिनट, फिर बोले वाताद वाताद्योदरिषु त्रिषु निषिद्धो अपि शेषेषु पंचसु बस्ती प्रयोक्तव्य। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम लोग वात के वजह से और उदरीशु, मतलब उदर रोगी को, इन सबको निषेध कहा गया है। बाकी में हम जो 5 लोग में उसमें बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। शोथ, शत, उरशत, अनुवासनो निषेधो न निर्वस्य। उनमें अनुवासन का निषेध है, क्योंकि शोथ में पूरा बॉडी में स्वेलिंग है और आपने तेल का बस्ती दिया, शोथ और बढ़ेगा, स्त्रोतोरोध करेगा। उरशत है, उसमें भी नहीं देना है, उनका अनुवासन का निषेध है, लेकिन निरू दे सकते हैं। वर्षाद वार्ग बालस्य, बहुत छोटे बच्चे, उनको नहीं देना है। नवत्योर्ध्वम वृद्धस्य मृदुरूपी बस्ती निषेध। मतलब वृद्धों को हम देना है तो मृदु बस्ती दे सकते हैं। मृदु भी बस्ती निषेध है वृद्धों को, जिनको सहन नहीं हो रहा है। अतो अन्यथा तीक्ष्ण है वह, या फिर हम इसको बोल सकते तीक्ष्ण बस्ती नहीं देना है। एतेन अवस्था वशान निषिद्धमपि कार्यम स्यात् उत्पत्ति ही अवस्था देश काल बलम प्रति। तो अवस्था देख के, देश काल बल देख के हमें कहाँ पे निषेध करना है, कहाँ पे देना है, वो देखना है। यह सम कार्यम अकार्यम स्यात् कर्म कार्यम च गलतमिति। किसका कार्य और अकार्य है, कर्म और कार्य, ये सब देख के हमें डिसाइड करना है। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? आचार्य सुश्रुत के अनुसार उन्माद रोग में भय, शोक, प्यास, अरोचक, अजीर्ण, अर्श, पांडुरोग, भ्रम, मद, मूर्छा, वमन, कुष्ठ, मेह, उदर रोग, स्थूलता, श्वास कास, कंठ शोष, शोक से पीड़ित, उरशत, क्षीण, 7 माह तक गर्भवती स्त्री, दुर्बल अग्नि वाले, सहन शक्तिहीन, बालक, वृद्ध और वायु के रोगी के बिना अन्य कारणों से कृष हुए व्यक्तियों को। अब वायु रोग के बिना कृष हुए व्यक्ति आज के जमाने में देखेंगे तो जिनको एड्स हो गया है, टीबी हो गया है, या फिर और कोई बीमारी से कृष हो गया है, उनको अनुवासन और आस्थापन बस्ती नहीं देना चाहिए, क्योंकि खुद ही वायु का इतना ज्यादा प्रकोप है। तो हम अगर निरूह देंगे तो उससे और ज्यादा तकलीफ बढ़ सकती है। उनका दीपन पाचन करके बल की रक्षा करना है, और उसके बाद ब्रीहण करके तब ताकत बढ़ा के तब देना है। इसी तरह से आचार्य वंशसेन ने भी समान विचार व्यक्त किया है। फिर बोल रहे हैं दोष काल बलानुसार बस्ती द्रव्याणि उत्कर्षापकर्ष सूचनम। ताम ताम अवस्थान अनवीक्ष्य दोष काल बलाश्रयाम उत्कर्षाच अवकर्षाच बस्ती द्रव्याणि वाभिषक। मतलब अवस्था को अनवीक्ष्य देखना है, दोष देखना है कौन से हैं, काल देखना है, बल, वो सब आश्रय किसके आश्रित है वो सब देखना है, और उत्कर्ष और अवकर्ष वाला बस्ती को, और कौन सी बस्ती हम वहां पे प्रयोग कर सकते हैं, वो भिषक को देखना है। पूरे याद हो गए। तत्वोत्कर्षम अपकर्षम तो कर्मणि, कौन सा कर्म जो है उत्कर्ष कर रहा है, अपकर्ष कर रहा है। कालनुद्भयम चाहे वीक्षा दोष बलाबलम, काल और ये सब देख के दोष बल बलाबल देखना है। दोष औषधादि बलता सर्वमेत प्रमाणित, दोष और औषधियों को देख के और उसका प्रमाण हमें निश्चित करना है कि कितना द्रव्य हम डाल रहे हैं। पहला वाला जो रेफरेंस है काश्यप स्थान 8वां में बताया, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में ये बताया है कि दोष औषध आदि का बल देख के मेडिसिन भी हम पावरफुल दे रहे हैं, तीक्ष्ण दे रहे हैं, तो उससे बॉडी को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, वो देखना है। हेमाद्री जी ने क्या बोला है? दोष औषधि बलता दोष औषधादि बलादि ग्रहणात देश काल बल शरीर आहार साथ में सत्व प्रकृति बलात् बलात् तद वशात सामर्थ्यात चंद्रनंदन।
तो दोष औषधि का जो हमें बल देखना है, दोष कौन सा है, वात पित्त का कितना बलवान है, मेडिसिन का बल देखना है, उस हिसाब से वो को ग्रहण करना है। और देश देखना है, कौन से देश में, साधारण देश, चांगल देश, या फिर आनुप देश में पेशेंट है। काल देखना है, ग्रीष्म ऋतु है या शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु है। बल देखना है पेशेंट का। शरीर देखना है, उसका आहार कैसा है, उसको साथ में क्या है। हम कोई भी चीज किसी को दे रहे हो, किसी को साथ में नहीं है। जैसे किसी को मिल्क से एलर्जी है और हमने तिक्तक क्षीर बस्ती दिया और उसको तकलीफ हो रही है, उससे रिएक्शन हो रहा है, तो दूध नहीं देना है उसको। या कोई हम मेडिसिन दे रहे हैं और उससे उसके शरीर को नुकसान हो रहा है, तो साथ में है कि असाथ में, वो देखना है। तत्व देखना है, उसका मन कितना पावरफुल है, अवर तत्व, प्रवर तत्व, हीन तत्व, वो देखना है। और प्रकृति देखना है, बल देखना है, उस हिसाब से हमें मेडिसिन देखना है। और दोषाधिक्य के हिसाब से औषधि का मृदुत्व देखना है या तीक्ष्णत्व देखना है। बल आदि को देखना है, उस हिसाब से हमें पुटाधिक्यम विपर्य न्यूनम अर्थोत्तरता, मतलब उसके ऑपोजिट न्यूनत्व है, ये सब अर्थ लेना चाहिए। एके निर्वाद्वाभ्यम त्रिभिवाति प्रमाणतः किंचित् न्यूनत्वं वा ज्ञात्वा व्याधि बलाबलम। एक बस्ती दे या दो दे या तीन दे, वो प्रमाणता देखना है। न्यून दे या अतिरिक्त दे, उसको जानकर, वाग्यात्वा व्याधि बलाबलम, व्याधि का बल और अबल। भेल संहिता में ये रेफरेंस है 7 में 22-23। और इसी को हिंदी में बोल रहा है कि दोष काल तथा रोग के बलानुसार अवस्था को देखकर चिकित्सक बस्ती तथा बस्ती द्रव्य में न्यूनाधिक कर सकते हैं। योग बस्ती में वृद्धि, कर्म बस्ती में ह्रास। योग बस्ती जो रहती है वो कितने दिन की रहती है, तो 8 दिन की रहती है। कर्म बस्ती कितने दिन, 15 दिन की रहती है। तो उसमें ह्रास हो रहा है कि वृद्धि हो रही है। योग बस्ती में वृद्धि हो सकती है, कर्म बस्ती में ह्रास हो सकता है। काल बस्ती में दोषों के बलाबल को देखकर अवस्थानुसार वृद्धि और ह्रास किए जा सकते हैं। हम कम कर सकते हैं, योग बस्ती को बढ़ा भी सकते हैं, या हम इसको कम भी कर सकते हैं। वृद्धि ह्रास का मतलब ये है कि ज्यादा दिन दे सकते हैं या कम कर सकते हैं। आचार्य बागभट ने भी काश्यप के वचनों का अनुकरण किया है। फिर शरीर धातुम अभिलक्ष्य वस्ति द्रवण प्रयोग, युंजात द्रव्याणि वस्तिष्व अम्लम मूत्रम पयः सुराक्वाथान अविरोधात धातुनाम रस यूनित्वात जलम उष्णम। मतलब हमें योजना करनी है, द्रव्याणि, इन द्रव्यों की योजना करनी है। उसमें अम्ल रस का, मूत्रों का, मूत्र वर्ग के जो द्रव्य हैं, जैसे कि गाय का मूत्र है, भैंस का मूत्र है, बकरी का मूत्र है, ऊँटनी का मूत्र है, गधे का मूत्र है, शिप का मूत्र है, वो मूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का प्रयोग कर सकते हैं, सुराओं का प्रयोग कर सकते हैं, या क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। और अविरोधात धातु नाम, हमारे शरीर के धातुओं का अविरोधी हो। और रस योनित्वाच, रस की योनि हो, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, तेल हो, घी हो, लिक्विड सॉलिड फॉर्म में ना हो। और जलम उष्णम, थोड़ा उष्ण जल के साथ हम दे। चरक सिद्धि 10/14 में बोला है। इतना ये इंपॉर्टेंट है ना, ये सब चीजें बस्ती को समझने के लिए। सब साइंटिफिक चीजें है ये सब। इसी तरह से बता रहे हैं कि यस्मिन संस्कारे अम्लादिषु मध्य यद धातु विरोधी न भवति तद्देयम्। मतलब हम जो संस्कार कर रहे हैं अम्ल आदि द्रव्यों में, वो धातुओं का विरोधी नहीं होना चाहिए। इतना खट्टा और एसिडिक नहीं दे देना है कि धातुओं को विरोधी हो और शरीर को नुकसान करे। यद तो धातु धातु विरोधी भवति न तेयम, जो धातु के विरोधी हो उसको नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल के या फिर आप सिट्रिक एसिड डाल के, पूरा एसिड डाल के और दे रहे हैं। अम्ल द्रव्य ऐसा नहीं देना है कि शरीर को नुकसान करे। व्याधि प्रतिविरुद्ध यत् यस्य भवति तत् तस्य देयम् इत्यर्थः। व्याधि के विरुद्ध होना चाहिए, जो जरूरी है जहां देना है वहां पे अम्ल द्रव्य दे। रस योनित्वाच जलम उष्णमिति जलम यस्मात् रस योनि, मतलब रस योनि के मतलब ये है कि जल थोड़ा उष्ण हो, और जिसका योनि हो, जो मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, उसको ही देना है जल। उसका अब तेल भी दे रहे हैं तो वो जल योनि है, रस योनि है। तेन तदुष्ण सत सर्व बस्ती पोषणार्थम सर्वदिशु देयम्। वो थोड़ा पोषण दे रहे हैं, तो वो बस्ती जो है वो रस धातु में जाकर पोषण करता है। इसलिए सभी बस्तियों में हमें इस फॉर्म में देना है। एतच्च जल बस्तिषु साक्षात प्रक्षेपण दर्शनात् कल्पादिपेक्षण विनियोज्य। और जल बस्ती में साक्षात में हम प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं, कल्क आदि को डालते हैं, उसकी योजना करते हैं। कि वह अत्र तद वचन प्रमाणादेम ज्ञेयम्, प्रामाण्य देम ज्ञेयम्। तो वचन के अनुसार वो किस तरह से हम प्रमाण में डालें। और कि वहां जल शब्द एवं द्रव्योपलक्षण, जल शब्द से यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में बताया। तेनाम्लादि द्रव्य दान से उपपत्ति ही, अम्ल द्रव्य जो है वो हम डाल देते हैं उसमें, तो उससे ये चीजें बताइए। रस योनित्वम द्रव संबंधात देवानम
अम्लादिनम उपपन्नम, मतलब लिक्विड फॉर्म में अम्ल आदि का प्रयोग करना है। अन्य तो जलम उष्णम प्रतिनियतमेव, अन्य लोग बोल रहे हैं कि जल थोड़ा उष्ण पोष्ण होना चाहिए, ठंडा तेल ठंडा जल का नहीं देना है। अगर जहां पे जरूरत है, अभी ज्वर में हम ठंडा पानी का देते हैं, अगर किसी को बहुत फीवर है और वो सिर में चढ़ रहा है, वहां पे हम फ्रिज का पानी का हम बस्ती दे सकते हैं, वो भी कम मात्रा में, मात्रा बस्ती। लेकिन ज्यादातर हम बस्तियां देते हैं तो उष्ण रहते, कोष्ण रहता है। अब यहाँ चूर्ण बस्ती के बारे में बता रहे हैं। चूर्ण बस्ती मेवा बच्चती चूर्ण बस्तिश्च, या केवल द्रव्यण दीयते। चूर्ण बस्ती दे रहे हैं तो वो भी लिक्विड फॉर्म में, पानी में घोल के देना है या काढ़े में घोल के देना है। तंत्रांतरे अपि युक्तम यथा बचा बिल्व शताब्दी एला पुति कृष्णा फल दारू कृष्ण ही, मतलब रासना, बचा, बिल्व, शतावा, इलायची, पुति, पुति मतलब पुत्तीकरण हो गया शायद, और कृष्णा मतलब पिपली हो गया, और फल दारू मतलब देव दारू। इन सब का प्रयोग सैंधव नमक, अम्ल रस और उष्ण जल के साथ, या तेल के साथ देंगे तो ये सुलग्न भी है। और इस तरह से चूर्ण बस्ती, मतलब आप जैसे शीर बला तेल में भी कोई चूर्ण मिला के, रासना वगैरह डाल के और मिक्स करके छान के फिर दे सकते हैं, या काढ़े में भी दे सकते हैं, या अम्ल रस में थोड़ा चंदन नमक डाल के दे सकते हैं। हिंदी में बोल रहे हैं कि प्रक्षेप द्रव्य जैसे अम्ल द्रव्य कांजी हो गया, गोमूत्र हो गया, दूध हो गया, सुराक्वात, इन द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। परम जो द्रव्य धातुओं के विरोधी ना हो, वातज दोष वर्धक ना हो, उन द्रव्य को बस्ती में प्रयोग करना चाहिए। जल रस का कारण होता था, प्रत्येक बस्ती में सुपोषण जल मिलाना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आप लोगों ने चूर्ण बस्ती दिया है क्या? डॉक्टर मनीषा सिंह मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कभी चूर्ण बस्ती का प्रयोग किया है आप लोगों ने? चूर्ण को हाँ जी सर, हाँ जी सर, थोड़ा प्रणाम सर। बताइए। जी चूर्ण बताइए। बस्ती का जैसे हमको सहचर देना है और कोष्ठबद्धता है, रोगी क्षीण है, तो उसमें थोड़ा त्रिफला और इष्टि मधु का चूर्ण डाल देते हैं। कभी कभी कोष्ठ उसका शुद्ध नहीं हो रहा है तो थोड़ा उसमें मदन फल पिपली को भी चूर्ण डालते हैं। अलग अलग पेशेंटों में कभी त्रिकटु को डालते हैं, पिपली मिला करके थोड़ी एक्सेस मात्रा में, और सेंधव मिला करके। तो ये तत्काल में बन जाती है और शीघ्र उसको दिया जाता है। उसका कभी पेशेंट को यदि कृमि है और हम स्नेह वस्ती दे रहे हैं तो उसमें वायविडंग और सेंधव को मिला करके भी दे देते हैं। तो इस तरह से ये चूर्ण बस्ती का है, इसको क्वाथ बना करके भी दे देते हैं इसमें रोगी को, घृत या तेल मिला करके। तो इस तरह से मैं प्रयोग करती हूँ सर, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और अभी सब कुछ बहुत अच्छे से बताया सर आपने, जैसे ज्वर के बारे में बताए। हमको एक जो ज्वर में हम जब क्रॉनिक हो जाता है तो उसमें हमको बस्ती का प्रयोग करना है। कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि ज्वर उसका बना रहता है और कोष्ठ शोधन भी नहीं रहता है, लेकिन मैंने जो प्रयोग किया है बस्ती के माध्यम से तो उसमें शीघ्र ही ज्वर का शमन हो जाता है। तो जैसे तृतीयक ज्वर, विषम ज्वर, ये सारे जो ज्वर आते हैं तो इसमें अनुवासन बस्ती का बहुत अच्छा कार्य है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। अस्थि मज्जा का ज्वर जो रहता है उसमें पेशेंट को टेम्परेचर नहीं आता है, अंदर अंदर ज्वर की फीलिंग रहती है, शिवरिंग होती रहती है, वात गत जो ज्वर रहता है उसमें, तो उसमें भी निरूप बस्ती, अनुवासन बस्ती, हमारे ज्वर शामक औषधियाँ जो रहती हैं, वात शामक रहती हैं, उनको दे करके देते हैं, उसमें भी लाभ मिलता है। जैसे अभी आप गुल में भी बताए सर, तो इसमें भी संयुक्त रूप से गुल्म में जैसे अपना तिक्त शीर बस्ती हो गया या स्नेह बस्ती भी हो गया, तो वायु का शमन करके अनुलोमन करने की बहुत अच्छी इसमें विधा है जो बस्ती के माध्यम से हम दे देते हैं पेशेंटों में। ऐसे अभी एक टीबी का भी पेशेंट अभी मेरे यहाँ चल रहा था, उसको 2 साल से चल रहा था और बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा। अभी तो उठ के बैठ के आने जाने लगे। उनको भी मैंने बस्ती दिया, 2-3 बस्ती दिया और स्नेह दिया छाती पर, और सेंधा और इसका घृत का लेपन करके और स्वेदन दे करके और नाभि पूरण करके स्नेह स्वेदन दे के बस्ती। अप्रत्याशित लाभ मिला। जो 2 साल से पेशेंट बेड पे था वो अभी बहुत अच्छे से आने जाने लगे, खाने पीने लगे, और इतना मल निकला अंदर से, इतना निकला कि बता रहा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ, और मुंह से भी उसके स्मेल आती थी, एकदम बदबू वाला, मल की वजह से, दवाइयाँ खा खा करके। ऐसे ही जलोदर में भी मैंने प्रयोग किया है, अर्श में भी किया है। अर्श की कंडीशन देख करके, यदि पेनफुल है और स्वेलिंग है
और पेशेंट कैथेटर नहीं ले सकता तो उसमें वर्जित हैं, और उसमें सीट बात करा के पिचू रख करके, और उसको कंडीशन अच्छी है तो उसमें भी बस्ती दिया है मैंने। फिशर में भी, फिस्टूला में भी। गृहिणी तो हमारे लिए एकदम सहज है, बिना स्नेह स्वेदन और नीरू बस्ती के वो समन होती ही नहीं है दीपन पाचन करने के बाद। ये हमको यही ध्यान देना है कि निराम अवस्था हो रोगी की, और बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है बस्ती देने के लिए। और जैसे मांस में के लिए भी हम देते हैं बस्ती, और इनफर्टिलिटी के लिए भी कई बार अपने सेशन में भी आया है अंडकोश का भी बस्ती देना। तो ये सारी चीजें हैं। और चरक के भी उसमें जैसे दिया है कि बस्ती के लिए वह स्थापन करती है। यदि एक्चुअली आयुर्वेद तो हमारे 100 साल जीने के लिए शरीर को बिना रोग के जीने की व्यवस्था है, ये विधा है। लेकिन यदि रोगग्रस्त भी हो गए तो उसका भी ये निदान करती हैं। जैसे अभी आप देश काल और प्रकृति के अनुसार बताएं सर, ये बहुत जरूरी है हर वैद्य के लिए। क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं और सैद्धांतिक रूप से हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये हमारे पास यदि आ जाता है कि हम व्यक्ति की प्रकृति और कंडीशन और देश काल और समय और ये सबको देख करके देते हैं तो नेचुरली हमको उसमें फायदा मिलता है। आयुष्य को बढ़ाती है, अग्नि मेधा को जैसे अभी आप बताएं तीक्ष्ण करती है। और सर स्वर का भी प्रसाद मन करती है। कई पे ये टीचर्स हैं जो बोलते बोलते उनका गला बैठ जाता है, तो वायु का ज्यादा उसमें उद्दीर्ण हो जाता है, तो उसमें भी कवल ग्रह गंडूस करा करके नस्य दे के और बस्ती देते हैं तो उनको भी स्वर उनका अच्छा हो जाता है। तो यही है कि हम मलवात पित्त कफ मूत्र और इनका शोधन करने के लिए बस्ती को और दृढ़ बनाने के लिए इसको देना, शुक्र को और बल को बढ़ाने के लिए एकमात्र हमारे पास सबसे बड़ी महा ब्रह्मास्त्र है हमारे पास बस्ती सर। तो इतना ही कहूंगी। और बाकी आप भी, आपने जितना अच्छा बताया काश्यप ऋषि के बारे में, इसके बारे में, अमृत तुल्य है ये जो बस्ती। तो और ऐसे ही मैं चलाती हूँ सर। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया मैम, बहुत अच्छा बताया। मैं शशि मैडम से ये जानना चाहूंगा, शशि मैडम आपने कभी ऐसा देखा है कि ठंडा पानी का बस्ती दिया फीवर में और फायदा हो गया? शशि मैडम आप सुन रही हैं? डॉक्टर शशि तिवारी मैडम, मेरी आवाज जा रही है आपको? किसी का कोई अनुभव है तो हाँ बताइए। जी सर। हाँ जी सर, गुड हाँ, इवनिंग सर। मैंने आपके दिया मुंह से है सुना है लेकिन बोलकर। बहुत चिल्ड वाटर नहीं था, तो बस उतना कैसा, बढ़िया क्या रिजल्ट नहीं आया क्या था मतलब। कंडीशन था? क्या कंडीशन था ये बताइए। वही फीवर था, तो फीवर को डाउन करने के लिए मैंने दिया था, वाइजिक में ही दिया था। तो फिर मैंने, क्योंकि उसमें थोड़ा पानी मुझे लगता है ज्यादा चिल्ड रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, ज्वर में है ना कि ठंडे पानी का एनिमा देने को बोला है ना, हम्म। तो उस वक्त दिया है मैंने। अच्छा। जी सर। सर मैंने कभी ऐसा नहीं प्रयोग किया, और ये प्राकृतिक चिकित्सा में अक्सर चलता है। तक्र का ऊपर का पानी, और इसमें एसिडिटी में, और इसमें ठंडा जल, नींबू का पानी, ये सब चलता है प्राकृतिक में। लेकिन हमारे आयुर्वेद की अलग ही है कॉन्सेप्ट बिल्कुल। जी जी। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। कुछ बस्ती पे आपका कोई विचार है तो बताइए प्लीज सर। सर आपने सब कुछ अच्छा बता दिया। चूर्ण बस्ती का प्रयोग अपन में जनरली में, जैसे कोई बस्ती दे रहे हैं उसके साथ में यदि दूसरे लक्षण अपने को लगते हैं तो उसके साथ में अपन उसमें प्रक्षेप के रूप में डाल देते हैं। जैसे अपन को मानसिक रोग साथ में लगे तो अपन ब्राह्मी या बचा या शंकुश भी इस तरह का चूर्ण डाल के दे देते हैं। कोई जो भी बस्ती अपन साथ में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पीसीओडी वगैरह हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें साथ में प्रयोग कर देते हैं। या फिर जैसे कटी बस्ती में क्षीर बस्ती वगैरह प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में भी, और अपन को कोई दिक्कत लग रही है उसके हिसाब से अपन उन द्रव्यों का प्रक्षेप देके उसमें और उसका प्रयोग कर लेते हैं सर। जी, बहुत अच्छा। तो अभी ना बस्ती का तो हम लोग और चर्चा करेंगे। मैं और किसी वैद्य का जानना चाहूंगा। आदरणीय गंगवार सर, आपने लेखन बस्ती का प्रयोग किया है क्या मोटे लोगों में? गंगवार सर, आप कृपया बताइए, लेखन बस्ती का प्रयोग फाइब्रॉइड के पेशेंट में या कुछ किया है तो बताइए, या कोई और बस्ती। हाँ सर प्लीज। हाँ सर, मैंने जो है पंचकोल छार बस्ती का प्रयोग किया है आम बात में सर। कैसे, क्या क्या कंडीशन था, कैसे बनाए सब बताइए। सर उसमें पंचकोल जो है
भरण लेते हैं क्वाथ और गौमूत्र मिलाते हैं और त्रिफला, और इसका 15 दिन तक दिया है सर, तो पेशेंट को काफ़ी पेन में, स्वेलिंग में रिलीफ हो गए। पेशेंट के जो हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, जो मतलब डिफॉर्मिटीज आ रही थी, उसमें सुधार हुआ है सर पेशेंट का। जी जी सर। और जो जो मतलब जो स्थूल है, स्थूलता पेशेंट एडवाइस तो दिया लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं हुआ है, तो इस चक्कर से दिया नहीं है। और सर इसके अलावा मैंने सर जो है आपकी बात बताया था मैंने, क्या कहते हैं एवियन का पेशेंट था, उसमें मैंने दिया है तिक्त क्षीर बस्ती और धर्मांतरम तैल की मात्रा बस्ती, इस तरह से सर। और जो डिस स्लिप के पेशेंट हैं उसमें अभी अभी रिसेंटली मैंने दिया था आपका क्षीर वाला 101 आवर्ती तेल, और सहचर तेल का तो दे ही रहे हैं लगातार सर, किसी न किसी पेशेंट को चल ही रहा है, या घर पे बता दिया है देने को कि सहचर तेल की बस्ती देनी है आपको। जी जी सर। बहुत पंचकोल कितना लिया था? पंचकोल कितना लिया था? पंचकोला सब? पंचकोल आसब नहीं मैम, मैंने क्या कहते हैं सीधे सीधे चूर्ण लेकर उसका क्या कहते हैं क्वाथ बनाया था। अच्छा, जी मैम। कितना लिया था पंचकोल को? अभी इतना ध्यान तो नहीं मैडम, मैं देख के बता दूंगा, मैं लिखा हुआ है कहीं रखा है मैंने। और गोमूत्र कितना मिलाया था? गौमूत्र अर्घ मिलाते हैं करीब 20 ml। 20 ml। अच्छा, जी ओके। तेल मिलाया टोटल था मैं कुछ? मैं बता दूंगा मैम, जो जो भी कंटेंट है उसमें। ओके। और सर आपने कुछ और बस्ती दिया है क्या गंगवार सर? कुछ अलग तरह का बस्ती दिया है क्या आपके फाइब्रोइड के पेशेंट में? अलग तरह का बस्ती सर, और क्या यही सहचर तेल, और क्या कहते हैं सर ये क्षीर वाला 101, और वो कौन सा तेल होता है, नाम याद नहीं आ रहा सर, वो अंजना मैडम बताती हैं सर। अच्छा, तो क्या रिजल्ट हाँ, आता है आपके बस्तियों से? क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट से सर जो फाइब्राइड वगैरह आता है उसका साइज तो कम होता है सर। जी जी सर। बहुत अच्छा बताया। थायराइड में क्या मतलब कैसे रिजल्ट आता है, थोड़ा बताइए, सबको थोड़ा फायदा होगा। सर साइज, उसका साइज रिड्यूस होता है फिलहाल। अच्छा हाँ सर। जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? वीना मैडम आप कुछ बस्ती के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? तक्षीर बस्ती के अलावा कुछ अनुभव बताना चाहेंगी आपका? वीना मैडम, डॉक्टर जागीर सिंह जी, प्लीज कुछ बोलिए। हाँ सर, मैं माधुतलिक बस्ती भी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। पेशेंट पे करने वाला है और उनको माधुतलिक की गरज है देने की, तो मैं माधुतलिक, क्योंकि उसमें मधु का ज्यादा मात्रा होती है, तेल मधु समान मात्रा में, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। अन्य बस्ती के अन्य बस्ती को देख के ये माधु तैलिक की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, तो माधु तैलिक मैं देती हूँ। और विडंग इंद्रलुप्त में मुझे एक प्रकार के बस्ती की बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। एलोपेशिया होता है तो उसमें विडंग 20 मिली, विडंगारिष्ठ, दशमूलारिष्ठ 20 मिली, उसमें त्रिफला और विडंग का क्वाथ करके मैं डाल देती हूँ और उसका बस्ती देती हूँ 100 मिली तक इंद्रलुप्त में। जी बहुत अच्छा बताया आपने। और तो ये कृमिघ्न भी बस्ती हो जाता है। 15 वर्ष का बच्चा है तो उसको भी मैं ये बस्ती देती हूँ। कृमि है उसको तो कृमि के लिए। जी हमारे सर बताते हैं कि सुधा जल का थोड़ा सा चूना लेना है, पानी में डिस्टिल वाटर में हाँ घोल के और उसका देना है हाँ। ना? तो उससे वो कृमिक नहीं रहता है। तो और कितना देना उस सुधा जल का? वो बच्चे का एज के हिसाब से 20 ml, 25 ml, 50 ml, एज के हिसाब से। वो बाहर आना पड़ता है या नहीं आया तो चलता है? नहीं वो आता ही है, वो रहता नहीं है। सुधा जल जो है ना वो हाँ आता है, मतलब सुधा जल मतलब लाइम लेते, हाँ चूना को डिस्टिल वाटर में मिक्स करके वो देते, हाँ। या करंज तेल का देते,
बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनका अपस्मार का हिस्ट्री था, बार बार अपस्मार आ रहा था, तो सर ने कृमि के वजह से अपस्मार देखा। तो सर ने कृमिक ने बस्तियां ये दिया, ये सब सुधा जल का या ये करंज तेल का, नीम तेल का। तो जब कृमि निकले ना तो अपस्मार ठीक हो गया। तो ये भी रहता है कारण, कृमि से भी अपस्मार होते हैं। मैडम ने जो बताया उसमें मैडम तेल वगैरह कोई उपयोग नहीं करती हैं आप, केवल आशा अरिष्ट और हाँ, साथ में तेल नहीं यूज करती हूँ उसमें। तो ये तो सिर्फ ड्राई रुक्ष हो गया ना मैडम? इंद्रलुप्तन। हाँ, जैसे मैं अपन नीली तेल उपयोग भृंगादी कर सकते हैं, या भारंगी आदि तेल नहीं यूज करते मैम? हाँ जैसे नीले भृंगा के तेल उपयोग कर सकते हैं, या फिर और कोई जो अपन के हिसाब से ये यदि आपको नहीं करती मूंग का हूँ तेल उपयोग इसमें, कर लो भारंगी उसमें, आदि तेल मिलाना ऐसा या बोल फिर रहे हैं आप? सरसों का तेल उपयोग कर लो, तो इस तरह से, या सहजनादी तेल का, नीली उससे मेरे भृंगी हिसाब से तेल का उपयोग करना चाहिए नस्य मैडम। और हाँ, नीली भृंगी इसमें मिला के यदि देते हैं तो और अच्छा होता है, लेखन करके। हाँ, और पेशेंट को एलोपेशिया हाँ, वाले पोर्शन में लेखन किए हाँ, और थोड़ा एक त्रिफला का लेप कर दिए उसमें, स्टीम मधु त्रिफला का। और फिर उसके बाद क्लीन करके निम्बादी का थोड़ा सा स्टीम दे दिए, साथ में भारंगी डाल करके चूर्ण। हाँ, और इसको ये बस्ती दिए और थोड़ा हाँ, सा उसमें शिरोधारा चला दिए, नीली भृंग आदि या हाँ, कंजुक आदि या दूध्रुपत्र आदि, इन सब तेलों का मलथ आदि तेल मिला करके तो अच्छा लाभ आता है। बाद में फिर लास्ट एंड लिस्ट अपना फिर हथियार जलाओ का है, अच्छा, रिजल्ट आते ही है। अभी 2 पेशेंट और हैं मेरे पास एलोपेशिया के, उनका भी हाँ, बताऊंगी रिपोर्ट। जी मैम। हाँ, थोड़ा सा इसमें ना आप सेंधा और तेल इसको मिलाएंगे ना तो हाँ, और अच्छा रिजल्ट आएगा मैम। ओके, ओके, अभी अगले बार मिलाऊंगी। जी। तो दूर पत्रादि तेल का मैम क्या रिजल्ट वो क्यों देते हैं, वो थोड़ा बताइए ना, दूर पत्रादि तेल के बारे में। रुद्रपत्र आदि कभी कभी सर वो स्कैल्प ही रहता है हेयर उनका और कई चीजें लगाए रहते हैं वो, तो जी वहाँ कहीं ना कहीं कफ की अवरुद्धता तो रहती ही है। तो दुद्रु पत्रादि इसको कफ का शमन करके और स्कैल्प और इसको क्लीन कर देता है। और जो मलथ आदि है वो रूट को क्लीन करता है, जैसे स्टीम वगैरह दे देते हैं। और नीली भृंग आदि हमको ग्रोथ देता है वो सर। तो तीनों का प्रयोग कर दीजिए। और जैसे कभी कभी पिटिकाएं हैं पेशेंट को, इचिंग है, तो उसको कृमि कुठार दे करके और फिर कंजुक आदि को भी उसमें एक लेपन करती हूँ हेयर में, कॉटन से हल्का गुनगुना करके, पेशेंट को देखते हुए उसका कैसा है कंडीशन। जी सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बस्ती देने से स्पेशल क्या रिजल्ट आता है और ऐसे देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, दोनों में आपका क्या एनालिसिस है। हाँ सर, मेडिसिन तो देते ही हैं अपन उसके लिए, लेकिन बस्ती क्या है कि हमको डायरेक्ट उससे एब्जॉर्ब हो करके और रिजल्ट देता है, ब्लड में मिल जाता है, क्विक जी हमको रिजल्ट मिलता है। 8 से 15 दिन में ही रिजल्ट मिलने लगता है। और ऐसे जी मेडिसिन देते हैं तो 3 मंथ तक नस्य दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। शिरोधारा, नस्य लेखन और लेपन और वस्ती ये देने के बाद हमको रिजल्ट जल्दी आता है ना, हेयर आने ही लगते हैं, श्योरली आते हैं, दूर दूर आते हैं पतले पतले, लेकिन आने लगते हैं। 2-3 सिटिंग पेशेंट लेता है तो आ ही जाता है उसका, यदि हेरिडिटी ना हो और खान पान अच्छा रखा, थोड़ा सा हमारा दीपन पाचन बहुत अच्छा रहा, अग्नि उसकी अच्छी बढ़ा दिए, आरोग्य वर्धनी और फलत्रिकादि काढ़ा और त्रिफला गुग्गुल ये सब साथ में चला दिए। और साथ में बीच में मैं लाक्षादी गुग्गुल भी चलाती हूँ पेशेंट को, ये इसका भी रिजल्ट मिला है मुझे। जी। जी। मगर पेशेंट 60 से ज्यादा है तो नहीं, अच्छा उसको रिजल्ट जरूरत ही क्या नहीं है, फिर आता उसको जरूरत क्या है, अनुपम खेर बन जाए तो क्या 60 जरूरत। से ज्यादा के बाल तो उड़ने को हैं, वो उसको उसके बाल आएंगे कहाँ से? और अच्छा है, फिर तो गड्ढाई भी नहीं लगेगा जरूरत वैसे अपन को ये करंट की जो 25 से नूर होती है ना, पैंतीस करंट की चालीस नूर लेप करने जी। से उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत लंबा करना पड़ता है सर, बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो पेशेंट हमको उतना देते नहीं हैं जो हम मेहनत करते हैं। और बत्रा क्लिनिक में 1.5 लाख 2 लाख रुपए जमा करते हैं और वो आराम से मेडिसिन लेते रहते हैं और धीरे धीरे 2 साल तक चलता रहता है। और आता भी नहीं है उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं है, लेकिन चलता है, उनके पास एक ठो है। और हमारी इतना सारा प्रोसेस और उनके कितने सारे टॉक्सिन निकलते हैं बॉडी के और कितनी सारी समस्याएं जाती है। एक पेशेंट था मेरा बहुत पहले,
उसका आधा मूंछ नहीं था और एक साइड का बाल उड़ गया था, जिसको मैं विरेचन दी थी। 18-20 विरेचन हुआ था और एकदम स्टोन की तरह स्टमक था उसका, जिम करता था बहुत ज्यादा, और डिप्रेशन में भी आ गया, एंजाइटी में भी आ गया। अभी तो बहुत अच्छा है, मिसेज को भी लाया था ट्रीटमेंट के लिए, बहुत अच्छा हो गया। और कई उसको धातु क्षय भी हो गए, मतलब बहुत ज्यादा उसमें आ गया था तकलीफ में, अपने आप को किसी तरह बस स्टेबल रख रहा था, नीरस रहता था, किसी चीज में सोचे तो बिल्कुल निगेटिव सोचता था। सर उसको धीरे धीरे दिया मैंने, वो बाल भी आ गया उसके दोनों साइड, वो भी आ गया, और इतना सारा कॉम्प्लेक्स उसका गया। एंजाइटी के लिए कितना सारा साइकेट्रिक से ट्रीटमेंट लेता, उसके लिए लेता, फिर डाइजेशन के लिए लेता, कहाँ ठीक ही नहीं हो पाता। लेकिन हमारे एक छत के नीचे तो सब चीज मिल जाता पेशेंट को ना। हम लोगों को दिक्कत ये है कि तो उतनी मेहनत का मिलता नहीं है, बस हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमने पेशेंट ठीक किया। ये है हमारा रिजल्ट सर। जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू आपका। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कंचन मैडम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती है। जी डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, हाँ कंचन मैडम आप बोलिए जी। सब लोग इतना अच्छा बता रहे थे ना, मैं बस सुने ही जा रही थी और बहुत ही अच्छा बताया। सभी ने, मनीषा मैम ने भी बहुत अच्छा बताया। बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाते हैं क्योंकि मैं इतना बस्ती चिकित्सा वगैरह नहीं करती हूँ, मेरा मोस्टली शमन चिकित्सा पे भर रहता है। पर मुझे अच्छा लगता है कि अगर मुझे यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं उसको ऐड कर सकती हूँ फिर। सर आपने जैसे एक चूर्ण बस्ती के लिए बताया, तो मेरा एक ऐसे एक सवाल था कि जैसे आजकल ये नेचुरोपैथी में एक लुकवार्म वाटर के साथ बस्ती दिया जाता है, लुकवार्म वाटर के साथ जो बस्ती दिया जाता है, तो क्या हम उसमें त्रिफला चूर्ण ऐड करें, थोड़ी देर रखें, फिर उसको छान के फिर उसको दे, ऐसे चल सकता है? क्योंकि वो चूर्ण बस्ती जैसे आपने ऑयल के साथ मिलाने के लिए बोला, तो वाटर के साथ भी हम मिला सकते हैं। हाँ, और इसमें जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उसमें चूर्ण बस्ती देते हैं ना हम लोग, तिक्तक क्षीर बस्ती के द्रव्य को पानी में घोल के और देते हैं, तो बहुत अच्छा। वो एक मैडम थी ना, विन्यासा मैडम, एसडीएम कॉलेज की, वो टॉपर थी रस शास्त्र में, तो वो चूर्ण बस्ती के बहुत अच्छा बताती थी आयुष दर्पण पे, कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। विन्यासा मैडम एक आती थी, आप लोग को याद नहीं होगा, तो हमें थोड़ा मुझे याद भिगो है। के रखना पड़ता होगा ना उसे थोड़ी देर के भिगो लिए, के रख के और फिर छान दो, याद छान दे आप। और थोड़ा हल्का लुकवार्म करे। हाँ मतलब उसको काढ़ा नहीं बनाना है, बस जस्ट घोल के उसको दे दे। हाँ जी सर, ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं इजीली बता सकती हूँ फिर पेशेंट को करने के लिए। जी सर, हाँ थैंक यू सो मच। हाँ मैम, इसको छोटे क्लिनिक में भी है ना, जैसे एक रूम का भी है किसी का अपना चैम्बर, तो उसमें भी ये दे सकते हैं। और थोड़ा सा वार्म वाटर किए और उसको उसी में भिगा दिए, भिगा के छान के उसमें थोड़ा सा अरेंड या कोई भी, जैसे किडनी पेशेंट है तो गोक्षरादि घृत, ये जो उसके अकॉर्डिंग मिला करके और तुरंत दे करके नस और वस्ती अपने एक ही टेबल पे दिया जा सकता है। अभी मैं सभी यहाँ के चिकित्सकों को यही बता रही हूँ कि ऐसे मत बैठो आप, कम से कम एक छोटा कॉटन लगा लो, पर्दा लगा लो, ये तो दो ही नाभि पूरण करके। जी मैम इसमें घी मतलब कुछ ऑयल या घी डालना जरूरी है? हाँ मैम, यदि पेशेंट ऐसा है कि आप सिर्फ चूर्ण देंगे तो कैसे होगा, कोस्ट उसका कैसा है आपने देखा नहीं, या अनुवाद मात्रा बस्ती दिया नहीं पहले, तो डायरेक्ट चूर्ण ही कैसे देंगे मैम। जी थोड़ा सा मतलब सेंधा थोड़ा, और रेंड मिला दीजिए उसमें, थोड़ा सेंधा और ऑयल या फिर घी तेल और मिला दीजिए, या चंदन वाला लक्षादी मिला दीजिए, क्षीर वाला मिला दीजिए, बला सुगंधादि मिला दीजिए, पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या है उसको उसकी कितने बॉडी ml डिमांड। तक दे सकते हैं मैम? मैं तो 270 ml तक देती हूँ मैम, सिंपली। ये फिर तुरंत वापस आता है? हाँ आ जाता है, लेकिन आप ये स्निग्ध रखेंगे तब तो आएगा, नहीं तो वो तो एब्जॉर्ब होने लगता है, जैसे पित्त वाला है तो उसको कैसे करेंगे। और जी कोस्ट मैम। उसका आपको पता नहीं है क्योंकि आपने मात्रावस्थी भी नहीं दे रखा है, उसका शोधन कैसे है ये भी कैसे जानेंगे। आपके पास यदि कंटिन्यू रेगुलर पेशेंट है, विरेचन वगैरह कराए हैं, सब चीज कराए हैं, तो आपको पता है उसका कोस्ट। जी तो रेक्टल पोर्शन में थोड़ा सा स्निग्धता जरूरी है। कई बार तिक्त क्षीर बस्ती के लिए अपन को जो मार्गदर्शन चूर्ण होता है उसको काढ़ा बना के उसको दूध मिला के उसका भी अपन उपयोग कर लेते हैं, उसका भी जी रिजल्ट मिल जाता है अपने को ऐसा ही। जी जी सर, थैंक यू सो मच। जी। मैं थोड़ा वर्षा कौशिक मैडम जी से जानना चाहता हूँ। वर्षा मैडम, आपका कोई अनुभव प्लीज बताइए। वर्षा कौशिक मैडम जी छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करती हैं, जी प्रणाम सर। मैंने तो आपका बस जन्मदिन अनुभव। से
जी प्रणाम प्रणाम सर सभी को। बस जलोदर के पेशेंट को सर मदन फल चूर्ण की बस्ती दी थी, वो भी दूध में डाल के, मतलब शुंठी चूर्ण और मदन फल चूर्ण डाल के दूध की बस्ती जो दी थी विरेचन कराते टाइम। बाकी चूर्ण बस्ती मैंने कभी नहीं दी है। तो मतलब चूर्ण क्या का काढ़ा क्या बना। रिजल्ट है? मदन फल चूर्ण को दूध में डाल के दिया, चूर्ण बस्ती, क्या रिजल्ट है अब उधर जलोदर में? सर वो लास्ट स्टेज वाली पेशेंट थी और उसको मल प्रवृत्ति हुई, मतलब बहुत ज्यादा उसका जो एब्डोमेन डिस्टेंडेड था, तो वो उसके बाद गई, जाने के लिए वो तैयार भी नहीं थी, उठ भी नहीं पा रही थी। फिर उसको जबरदस्ती हम लोग लेके गए तो हुआ उसको मल, और थोड़ा रिलैक्स हुआ, सांस नहीं आ रही थी तो वो सब आने लगी। उसके बाद उसको वो लोग हॉस्पिटल ले गए। मतलब कुछ फायदा हुआ उससे? दोष हाँ निकले? जी सर। प्रोटोकॉल कम हुआ? हाँ जी। हाँ, और इसके अलावा। लेखन वस्ती, इसके हाँ अलावा मैंने लेखन वस्ती दी थी। जैसे सर बता रहे थे अभी, तो मैंने उसमें पंचकोल नहीं डाला था, त्रिफला चूर्ण से ही बस्ती बनाई थी और गौमूत्र मिलाया था उसमें 40 ml। तो उस पेशेंट में अच्छा रिजल्ट आया था, 15 दिन में 6 किलो तक वजन उसका कम हो गया था। जी, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। और किसी को? मैम त्रिफला चूर्ण गोमूत्र के साथ कितना डाला था? 40 ml गोमूत्र, त्रिफला चूर्ण रफली कितना डाला था? नहीं, वो तो सर चूर्ण को क्वाथ के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि 600 ml क्वाथ बनाना है तो उसके हिसाब से अपन को चूर्ण डालना है उसमें। ठीक है। कम से कम 20 से 25 ग्राम 30 ग्राम तक डालती थी। और मतलब उससे 4 गुना जल लेना है ना, उस हिसाब से चूर्ण की मात्रा रहती है। फिर जी उसके बाद काढ़ा बन जाता था, 600 ml बन गया तो उसमें 40 ml मैंने गौमूत्र अर्क मिलाया था। क्योंकि जब भी मैंने 20 ml मिलाया तो पेशेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उसमें 40 ml मिलाया, उसके बाद और थोड़ा सा सैंधव और मधु को ऐसे मिश्रित करके उसमें ऊपर से प्रक्षेप टाइप का डालते थे। और कोई एक तेल थोड़ा सा डाला था, पता नहीं एरंड ही शायद, 5 ml। बस इसी की बस्ती दी थी और इतने में अच्छा, मतलब उसको बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। उसने खान पान थोड़ा सा अपना कंट्रोल किया था, बाकी और कोई मेडिसिन ओरली नहीं ली थी। बस इतने में ही हो गया उसका 6 kg। मैम कितने, क्या फ्रीक्वेंसी थी मैम इसकी बस्ती की? इसको मैंने जैसे 6 दिन इसकी काढ़े की देती थी और एक दिन फिर 7वें दिन मात्रा बस्ती देती थी तेल की, सहचरादी ऑयल से। उसके बाद फिर से 6 दिन काढ़े की बस्ती दी थी, फिर बस लास्ट ये 15वें दिन फिर इसको दिया था, मतलब मात्रा बस्ती दी सहचरादी। बहुत बढ़िया मैम। बहुत अच्छा बताया आप सभी लोगों ने अभी सब। अभी हाँ सर एक प्रेगनेंसी वाली आई है, लास्ट मतलब 9 मंथ हो गए उसके। तो जी। उसके लिए मैंने मनीषा मैम से ही गाइडेंस लेके कर रही हूँ मैं उसका। अभी उसको मात्रा बस्ती दे रही हूँ 3 दिन से, तो अभी उसको अच्छा लग रहा है। मतलब उसका ऐसे हैवीनेस लगती रहती थी बहुत ज्यादा, बार बार फ्रिक्वेंसी ऑफ, मतलब यूरिन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा थी, बार बार हर 2-2 3-3 5-5 मिनट में जाती थी। उसमें भी उसको आराम आ गया है कि रात को बार बार नहीं जाना पड़ रहा है। और उसको तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाली पेशेंट है वो, पाइल्स भी है उसको, एक्सटर्नल पाइल्स। तो अभी तो काफी रिलीफ है उसको। दिन भर खाना पीना, हमेशा नौजिया होता रहता था लास्ट में, अभी भी मतलब तो वो सब नहीं हो रहा है। जी और बैक होता था, पूरा पेन ही होता रहता था, और उसको तो ये लग रहा था कि मतलब लास्ट टाइम आ गया है मुझे, अब डिलीवरी होगी ही। मतलब ऐसे क्रैम्प्स भी आने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस्ती देने के बाद से सब कुछ रिलीफ हो गया उसको। जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना चाहते हैं बताइए। देखिए वर्षा मैडम कितना बढ़िया बढ़िया बात बताई, और ये भी पता चला कि मनीषा मैडम कितना अच्छे से उनको सपोर्ट कर रही है। ये जी अच्छाई दिख ही जाती है, समझ ही आती है कि मनीषा मैडम हेल्प कर रही है। आप सभी लोग एक दूसरे का हेल्प जरूर करिएगा कभी भी। ठीक है, तो अभी 8 बजने वाले हैं, मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग 9 बजे मिलेंगे क्लिनिकल संभाषा में। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। और बस्ती का 12वां भाग हम कल करेंगे। सभी को थैंक यू, प्रणाम। जी प्रणाम सर।